हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 10th स्टैंडर्ड का ऑलरेडी एक बार सिलेबस पढ़ा के पूरा कंप्लीट हो गया है हर सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो साइंस सब्जेक्ट हो, पूरा मैथ सब्जेक्ट हो, एंड साथ ही में आपके सोशल स्टडी सब्जेक्ट को भी हमने पढ़ा के रखा हुआ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आपको बता दूं, जो आप लोग कंटिन्यूस मैंने देखा कुछ कमेंट आ रहे थे कि सर हमें ग्रामर पढ़ाइए, तो यार इंग्लिश ग्रामर, साथ ही में हिंदी और मराठी के भी कुछ ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछते हैं, वो सभी के वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है। पिछले साल जो बोर्ड एग्जाम हुआ था, यानी इसी साल 2022 वाला जो बोर्ड एग्जाम हुआ था ना, उसमें पूरा का पूरा हमने कवर करा के रखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये जो चीजें चल रही है अभी लगभग 15-20 दिन के अंदर ये भी कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग को वन शॉट एलएमआर रिवीजन वो भी आपको लाइव मिलेगा। तो 10th स्टैंडर्ड वाले तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको तो दो बार पढ़ाया भी गया है, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। बस जितना कंटेंट हमारे चैनल पे है उसको देखो और अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो, और जितना हो सके अच्छे मार्क्स लेकर आना। ठीक है, चलो इसी के साथ मैं शुरुआत करता हूं। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जो न्यू बैच चालू किया था, इसमें हम लोग साइंस का दोबारा से पढ़ा रहे हो, मैथ्स का भी दोबारा, मैथ्स का ऑलमोस्ट हो गया। साइंस का हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, हीट, जिसका नाम है लेक्चर हीट नाम है, और इसका हम लोग लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। यानी कि आज हमारा दूसरा लेक्चर है और एक और लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 3, जिसमें ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहना। और साथ ही में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जो मैं आपसे बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा बार मैंने कही है आपसे, जो कि है दोस्तों जेआर ट्यूटोरियल्स के एप्लीकेशन के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने डिमांड किया था कि यार ऐप बनाओ, तो यार हमने बना तो दिया ऐप, लेकिन आप लोग का रिस्पांस उस पर बहुत अच्छा नहीं आया, तो थोड़ा सा दिल दुखता है। लेकिन अगेन आपसे बोलना चाहूंगा कि जिस प्रकार यूट्यूब पे कंटेंट्स आ रहे हैं उसी प्रकार हम प्लान कर रहे हैं यूट्यूब एप्लीकेशन पे हम लोग वीडियोस डालेंगे, कोर्सेज डालेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज आएगा, क्विजेस आएंगे, कई सारी चीजें हमने प्लान कर रखी है। तो आप लोग को बस एक ही काम करना है, जिन्होंने भी अभी तक एप्लीकेशन जेआर ट्यूटोरियल्स का डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर में जाओ, जेआर ट्यूटोरियल टाइप करो, वहां पे आपको एप्लीकेशन दिख जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लेना। 2 ऑप्शन पूछेगा, रजिस्टर और लॉगिन। तो रजिस्टर करना सबसे पहले, उसमें आपका जो भी डिटेल्स पूछेगा, ईमेल एड्रेस प्लस फोन नंबर वगैरह डाल देना, टोटली सिक्योर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डाल देना। उसके बाद यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट खुद से ही कर लेना, जो भी आपको रखना है, और उसके बाद लॉगिन हो जाना। तो लॉगिन हो जाओगे तो हमारे ऐप में आप आ जाओगे, रजिस्टर हो जाओगे। ठीक है, तो जरूर से कर देना। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे हीट के बारे में। तो हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हीट क्या होता है, कौन कौन से टाइप के हीट्स होते हैं। फिर हमने बहुत सारे प्रोसेसेस पढ़े थे हीट के बारे में। फिर हमने देखा था कि एनोमलस बिहेवियर क्या है वाटर का, होप्स अपैरेटस स्टडी किया था, कई सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। तो लेक्चर नंबर 1 जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख लेना। आज लेक्चर नंबर 2 के शुरुआत में सबसे पहले पढ़ने वाले हम लोग ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी के बारे में। तो ये जो ड्यू पॉइंट जो आपको ये दिख रहा है, ये ड्यू पॉइंट एक्चुअल में है क्या। तो देखो, ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी के बारे में अगर मैं बात करूं, बहुत ही बोलते हैं ना एकदम अच्छा टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा सुंदर टॉपिक है। क्योंकि देखो, आपने कभी भी ह्यूमिडिटी वर्ड सुना होगा, ड्यू पॉइंट ये वर्ड सुना होगा, तो क्यों है ये वर्ड। सबसे पहली बात तो हम एक चीज जानते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है, इस पे लगभग 71% जो है पानी प्रेजेंट है। पूरे पृथ्वी में आप देखोगे 3 हिस्सा जो है, लगभग 1/4 हिस्सा सिर्फ लैंड है, और लगभग 71% आप देखोगे तो पूरा पानी है। और इतना पानी है कि जब भी सन आता है, यानी कि समर डेज होता है, या फिर जब भी सन आता है, तो कहीं ना कहीं वो पानी जो है वो वेपर्स में भी कन्वर्ट होते हैं, यानी कि जो भाप है वो बनता है। ऑब्वियसली बारिश तो ऐसे ही होती है ना, ये आप जानते हो कि पूरा समुद्र का पानी या फिर नदी का पानी जो है धीरे धीरे इवापोरेट होता है एंड वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है। उसके बाद वो क्लाउड्स फॉर्मेशन करता है, कंडेंसेशन होता है, एंड फिर जाके प्रेसिपिटेशन होता है, यानी कि रेन जो है वो बरसता है नीचे, ये आपको पता है। लेकिन उसमें एक और वर्ड जो है, जो कि ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। तो बेसिक तौर पर अगर मैं बात करूं कि जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, वो हमें क्या बताते हैं, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ द डेली वेदर, कि हमारा जो वातावरण रहेगा, हमारा जो मौसम रहेगा, जिसको मैं वेदर बोलता हूं। हम लोग वेदर फोरकास्ट देखते हैं कि आज यहां पे बारिश होने की संभावना है, आज बहुत गर्मी होने की संभावना है, आज बहुत ज्यादा मॉइस्चर होने की संभावना है। ये सब हमने वेदर फोरकास्ट में देखा है। हमने हमारे फोन में भी आजकल आ गया है, हम चेक करते रहते हैं, हम कहीं पे भी जाते हैं तो हम चेक करके जाते हैं कि क्या वो उधर का मौसम जो है वो सही है कि नहीं, ये सब चीज चेक करते हैं। करेक्ट है, आप लोग भी जाते हो कि नहीं साथ वाले को लेके, करेक्ट है कि नहीं, जाते हो कि नहीं जाते हो। तो यार ये सब चीजें जो है हम लोग चेक करते हैं आज के डेट में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें पता कैसे चलता है कि उधर का मौसम कैसा है। तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट रहेगा एटमॉस्फेयर में, तो उतना ज्यादा क्या पता चलेगा कि वो वेदर का कंडीशन क्या है, यानी कि जो स्टेट ऑफ डेली वेदर है वो क्या है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर मेक्स इट मॉइस्ट। क्योंकि अगर हवा है, समझ लो हवा में अगर थोड़ा बहुत वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो हवा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाएगा, यानी थोड़ा सा आपको नमी नमी जैसा लगेगा, थोड़ा गीला गीलापन लगेगा आपको हवा में। यानी कि अगर हवा है आसपास और वो हवा में
थोड़ा भी क्या प्रेजेंट है, वाटर वेपर प्रेजेंट है। वाटर वेपर आप जानते ही हो, ठीक है, भाप जिसको हम लोग बोलते हैं, स्टीम भी बोल सकते हैं, लेकिन स्टीम थोड़ा गर्म होता है, गर्म वाली चीज को स्टीम बोलते हैं, लेकिन भाप जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे रहता है। तो वाटर वेपर अगर प्रेजेंट है हवा में, तो उसको मैं बोलूंगा कि वो जो हवा है वो क्या है, मॉइस्ट है, और उसी चीज को हम लोग मॉइस्चर भी बोलते हैं। तो द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द ह्यूमिडिटी, यानी कि हवा में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है उसी को मैं बोलूंगा ह्यूमिडिटी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना आज मौसम बड़ा ह्यूमिड है, हम लोग बोलते हैं ना आज मौसम बड़ा ह्यूमिड है, तो ह्यूमिड मतलब क्या है, मौसम में ह्यूमिडिटी का मतलब यह है कि हवा में मॉइस्चर प्रेजेंट है, और हवा में मॉइस्चर होने का मतलब यह है कि हवा में वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। समझ में आया? बहुत साधारण सा और बेसिक सा एक्सप्लेनेशन है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे मैं कुछ बात करूं, एक पर्टिकुलर गिवन अमाउंट ऑफ एयर जो हमारे पास है, गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेम्परेचर पे देयर इज ए लिमिट ऑन हाउ मच वाटर वेपर एयर कैन कंटेन। मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट होता है, मतलब ऐसा नहीं है ना कि दुनिया भर का समुद्र इवापोरेट हो गया और पूरा का पूरा वाटर वेपर आके हवा में मिक्स हो गया, ऐसा मुमकिन है क्या? नहीं। मतलब एक सर्टेन लिमिट होता है जो नेचर ने खुद ने बनाया है, एटमॉस्फेयर ने खुद ने बनाया है, कि एक पर्टिकुलर लिमिट ऑफ वाटर वेपर ही वो हवा में आके मिक्स हो सकता है और वो मॉइस्चर कॉज कर सकता है। ठीक है, अब इफ द अमाउंट एक्सीड दिस लिमिट, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ये लिमिट एक्सीड हो गया तो क्या होगा, तो इफ द अमाउंट एक्सीड्स द लिमिट द एक्सेस वेपर कन्वर्ट्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। क्योंकि कुछ तो यार नेचर ने बनाया होगा ना, कुदरत जो है, कुदरत ही आप देखोगे तो इतना विशाल है और इतना ज्यादा, मतलब बोलते हैं ना इसमें साइंस छुपा हुआ है कि हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग उसको स्टडी नहीं कर पाते। आज भी हम कहीं ना कहीं कुछ चीजों में खोज में लगे हुए हैं, लेकिन वो है नेचर से ही बना हुआ। ठीक है ना, आज भी हम सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है, हाई टाइड्स क्यों होता है, लो टाइड्स, हमको रीजन पता है, लेकिन सोचो वो क्रिएट किसने किया, इंसानों ने किया क्या? नहीं, नेचर ने खुद ब खुद किया हुआ है। यानी कि अगर जो जैसा मैंने बोला कि यार अमाउंट जो है वाटर वेपर का एक्सीड अगर हो जाता है, तो एक्सीड होने के बाद भी तो कुछ होना चाहिए ना, क्या होगा? तो अगर ऐसा होता है कि इफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक्सीड्स, ठीक है, तो वो क्या कन्वर्ट हो जाता है इनटू द वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी कि वो पानी के बूंदे में, ड्रॉपलेट्स होता है ना बूंद, उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? एंड व्हेन द एयर कंटेन्स मैक्सिमम पॉसिबल वाटर वेपर, यानी कि हवा में अगर बहुत ज्यादा मैक्सिमम तरीके से क्या आ गया, वाटर वेपर आ गया, तो उसको क्या कहेंगे, सैचुरेटेड विथ वेपर। क्या कहेंगे? सैचुरेटेड विथ वेपर एट दैट टेम्परेचर, या फिर सैचुरेटेड एयर भी मैं बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं कि अगर कोई भी हवा में बहुत ज्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट है तो वो एयर क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड एयर कहलाएगा। एंड इट इज सेड टू बी एज द सैचुरेटेड विद वेपर एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर उस सराउंडिंग में रहेगा वो। एक और चीज है कि इफ द वेपर कंटेन इन द एयर इज लेस, मतलब क्या होगा, अगर जो हवा है उसमें जो वेपर प्रेजेंट है वो कम है, तो क्या होगा कि देन द एयर इज सेड टू बी अनसैचुरेटेड। मतलब सिंपल सा डेफिनेशन है, अगर कोई पूछता है कि डिफाइन सैचुरेटेड एयर, डिफाइन अनसैचुरेटेड एयर, तो सैचुरेटेड मतलब इफ द वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम कंडीशन, बहुत ज्यादा प्रेजेंट है वाटर वेपर हवा में, तो वो कहलाएगा सैचुरेटेड एयर। बहुत कम प्रेजेंट है, मिनिमम प्रेजेंट है, मैक्सिमम से बहुत कम प्रेजेंट है, तो वो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड कहलाएगा। समझ में आ गया? हवा, ड्यू पॉइंट, ह्यूमिडिटी, ये सब क्या होता है समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज बहुत बेसिक तौर पे आपको समझ में आ गया होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ड्यू पॉइंट आपने नहीं देखा, अब ड्यू पॉइंट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। तो सपोज हमारा जो अनसैचुरेटेड एयर है, अनसैचुरेटेड मतलब क्या, जैसे मैंने बताया कि हवा में जो वाटर वेपर है वो कम प्रेजेंट है, मैक्सिमम से बहुत कम है। तो सपोज अनसैचुरेटेड एयर एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज टेकन एंड इट्स टेम्परेचर इज डिक्रीज, मतलब हवा जो अनसैचुरेटेड हवा था एक सर्टेन टेम्परेचर पे लिया गया है एंड धीरे धीरे करके उसका टेम्परेचर जो है डिक्रीज किया गया है, तो उसका जो टेम्परेचर है इट रीच एट विच द एयर बिकम सैचुरेटेड विद वेपर, मतलब वो ऑटोमेटिकली आके अनसैचुरेटेड एयर का टेम्परेचर डिक्रीज होते होते एक ऐसे टेम्परेचर पे पहुंचेगा जहां पे जो हवा है उस अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड यही एक फंडा है, और ये जो टेम्परेचर होता है ना जिसपे वो आके अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट हुआ, यानी द टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, यानी उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे हम लोग, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। और ये जो वेपर कंटेंट है इसके एयर के अंदर, इसको मेजर किया जाता है बाय अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, उसको क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब फिजिकल क्वांटिटी है ना, तो एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसा है जिसके थ्रू हम लोग वेपर कंटेंट एयर के अंदर का मेजर कर सकते हैं, उसको कहलाते हैं हम लोग क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। याद रहेगा, बहुत सिंपल सा फंडा है। अब एक और चीज सुनो यहां पे, द मास ऑफ वेपर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में हवा के, किसके, एयर के, एयर ले रहा हूं, हवा ले रहा हूं, उसका एक यूनिट वॉल्यूम में ले रहा हूं, तो उसमें जितना वाटर वेपर प्रेजेंट है अकॉर्डिंग टू देयर मास, मतलब मास के अकॉर्डिंगली उसका कितना वजन प्रेजेंट है, किसका मैं बोल रहा हूं, वेपर का, यानी वाटर वेपर का, किसमें, हवा में प्रेजेंट है, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी।
उसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट। तो देखो छोटी छोटी चीजें हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, हो सकता है डेफिनेशन में पूछा जाए, तो ये सभी चीज आपको बाय हार्ट करके लेना है और अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा के रख लेना है। पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा के दे रहा हूं, ठीक है। अब एक और चीज है कि द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वेपर, वेपर है उसका एक्चुअल मास, उसका रेशियो इन द एयर फॉर ए गिवन वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर टू दैट रिक्वायर्ड टू मेक द एयर सैचुरेटेड विद द वेपर एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब ये देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का एक फॉर्मूला बनता है और ये एग्जाम में पूछता भी है, इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल हो सकते आए, तो मैं आपको ये थर्ड लेक्चर में, आज दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर में आपको एक हाथ न्यूमेरिकल है इस चैप्टर में, तो वो मैं करा दूंगा। एग्जाम में कम पूछने के चांसेस है, लेकिन फिर भी मैं करा के रखूंगा। होपफुली पेपर अगर कुछ यूनिक तरीके से आता है तो आप लोग को कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो, तो जैसे मैंने बोला कि क्या बोला मैंने कि जो एक रेशियो है, क्या रेशियो है, दैट इज द मास ऑफ वेपर कंटेंट इन द एयर at particular given volume upon the mass of vapor needed to make the air saturated to unsaturated। समझ में आ रहा है? देखो लॉजिक लगेगा समझने के लिए। मैंने क्या बोला, एक्चुअल मास ऑफ वेपर एयर में प्रेजेंट है एक वॉल्यूम के, यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से, उसका रेशियो किसके साथ, कि वेपर का मास, मास ऑफ वेपर नीडेड, जरूरत है किसको, अनसैचुरेटेड को बनाने के लिए, मतलब सैचुरेटेड को यहां पे कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना, यहां पे देख रहा ना, टू मेक द एयर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो रहेगा आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये वर्ड याद रखना, ये डेफिनेशन पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव ह्यूमिडिटी, डिफाइन रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो आप क्या बोलोगे कि द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वेपर कंटेंट इन द एयर फॉर ए गिवन वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर टू दैट रिक्वायर्ड टू मेक द एयर सैचुरेटेड विथ वेपर इज नोन एज, इज कॉल्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब इसी का एक फॉर्मूला बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज, परसेंटेज आगे लगा दिया तो बन गया परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो कुछ करना नहीं है, जो रेशियो था उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है समझ में आ गया। परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब सिर्फ उसको 100 से, जो रेशियो आपने निकाला था उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। कोई भी चीज को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं वो उसका परसेंटेज बन जाता है, ये हमको पता है, मैथ्स का बेसिक रूल है। तो सेम उसी प्रकार रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालना है, और आपको कोई पूछ दिया कि परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाल दो, तो इस प्रकार इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। देख लो ये फॉर्मूले को, समझ में आ रहा है, क्लियर, क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं ये बहुत ही बेसिक चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग हमारे अगले टॉपिक की तरफ। ये बहुत पहला और बहुत बेसिक सा टॉपिक था, क्लियर है। अब मैं चलता हूं अगले टॉपिक पे, जो कि है दोस्तों हमारा क्या है, यूनिट ऑफ हीट। अब देखो ये क्या है, यूनिट ऑफ हीट क्या है, बहुत मजेदार टॉपिक है, ये आता भी है एग्जाम में। हर एक फिजिकल क्वांटिटी दुनिया में जितना भी प्रेजेंट है, चाहे वो डिस्टेंस हो, स्पीड हो, वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है ना, हर एक का एक यूनिट होता है। उसी प्रकार हीट जो है, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैंने ये आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था लेक्चर नंबर 1 में, तो उसका यूनिट क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, और ये एग्जाम में पूछता है तो ध्यान में रखना। तो यूनिट्स ऑफ हीट आर जूल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट में, ठीक है, अगर जानना चाह रहे हो तो उसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है, जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर जे से। लेकिन अगर आप सीजीएस यूनिट में जानना चाहते हो तो उसका यूनिट होता है कैलोरी, और उसको लिखा जाता है सीएल से, शॉर्टकट है कैलोरी का, सीएल, कैल, ठीक है। तो सीजीएस यूनिट में कैलोरी होता है, एसआई यूनिट जो ज्यादातर हम यूज करते हैं तो वो जूल होता है। तो हमेशा हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें एसआई यूनिट ही लिखा जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में अगर सीजीएस यूनिट बाकी दी हुई है तो आपका आंसर भी सीजीएस में आएगा, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन इसी प्रकार फ्रेम होता है कि वो एसआई में ही दिया जाए, तो आपका यूनिट क्या होता है, जूल हो जाएगा। अब यहां पे द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। देखो ध्यान से ये सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड या फिर नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। 1 ग्राम पानी है मेरे पास बाय 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 ग्राम पानी को मैं 1 डिग्री सेल्सियस से अगर मैं हीट करना चाह रहा हूं तो कितना अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत है मुझे, ठीक है, फ्रॉम 14.5 टू 15.5 करने के लिए। मतलब 14.5 था पहले, अब उसको मैं 1 डिग्री से हीट करना चाह रहा हूं, मतलब आगे बढ़ाना चाहता हूं टेम्परेचर को, तो 14.5 से 15.5 हो गया। तो वो 1 डिग्री को रेज करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत है वो रहेगा हमारा, दैट इज नथिंग बट इज कॉल्ड एज द 1 कैलोरी हीट। वो क्या कहलाएगा, 1 कैलोरी हीट कहलाएगा, याद रखो, ये डेफिनेशन भी पूछता है, ठीक है। एंड सिमिलरली द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg of water by 1 degree from 14.5 to 15.5 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड 1 किलो कैलोरी हीट। बस फर्क कितना है इसमें, 1 किलो पानी ले लिया इसमें, पहले 1 ग्राम था तो 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए मुझे 1 कैलोरी हीट लग रही थी। तो 1 किलो पानी को बढ़ाने के लिए, तो 1 किलो मतलब मल्टीप्लाई बाय 1000 किया, तो 1 कैलोरी को मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे तो 1 किलो कैलोरी बन जाएगा। समझ में आया, बहुत बेसिक रूल है। तो 1 किलो कैलोरी ऑफ हीट लगेगा, समझ में आया, 1 किलो कैलोरी हीट। और हमें इससे एक चीज क्या सीखने मिला कि 1 किलो कैलोरी का मतलब होगा 1000 कैलोरी, ठीक है। जैसे 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम, 1000 केजी, सॉरी 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम, उसी प्रकार 1 किलो कैलोरी 1 KCl इज इक्वल टू 1000 कैलोरी। समझ में आ गया। तो ये था हमारा बहुत ही
सिंपल सा टॉपिक यूनिट ऑफ हीट, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे एक और आखिरी टॉपिक के ऊपर आज के इस वीडियो का, फटाफट से देख लेते हैं और ये लेक्चर को भी स्टॉप करते हैं। ठीक है, चलो क्या है अगला टॉपिक, दैट इज नथिंग बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में पूछता है। इसको तो मैं बहुत ज्यादा आईएमपी मार्क करूंगा आप लोग के लिए। अब ये जो टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका एक डेफिनेशन होता है। सबसे पहले इसको ध्यान से सुनो, क्या बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। यानी कि कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का अगर मुझे टेम्परेचर को रेज करना है, ठीक है, ऑफ ए यूनिट मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री, सिर्फ 1 डिग्री से मैं क्या करूंगा, उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर को रेज करना है, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की मुझे जरूरत रहेगी, वो रहेगी हमारी स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। जैसे हमने इसके पहले पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, फिर स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़ा था। उसी प्रकार यह है स्पेसिफिक लेटेंट, सॉरी माफ करना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, मतलब कितनी कैपेसिटी होती है। और ये ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्टिंग के पहले लेक्चर में ही बताया था, इसके पहले वाले लेक्चर में, कि दुनिया में जितने भी प्रकार के वस्तु है, यानी सब्सटेंसेस है, ऑब्जेक्ट है, मटेरियल है, सभी का जो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है, बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, या फिर हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी जो होती है वो अलग अलग होती है। करेक्ट है, आप अगर लोहे को गर्म कर रहे हो तो वो किसी और टेंपरेचर पे पिघलेगा, आप सोने को गर्म कर रहे हो तो वो किसी और टेंपरेचर पे पिघलेगा। ये हमने डिस्कस किया था अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द पर्टिकुलर मटेरियल्स। ठीक है, तो उसी प्रकार यहां पे दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे उसका भी हीट को एब्जॉर्ब करने का जो कैपेबिलिटी रहेगा वो भी अलग अलग रहेगा। तो समझ लो कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उसका जो भी टेंपरेचर रहेगा, उसका टेंपरेचर सिर्फ 1 डिग्री से बढ़ाना है मुझे, तो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट लगेगा, वो रहेगा आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझा दिया। क्लियर है, क्लियर है। अब ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसको डिनोट किया जाता है बाय द लेटर सी, स्मॉल लेटर सी दिख रहा है आपको, स्मॉल लेटर सी से इसको डिनोट किया जाता है। और इसका जो एसआई यूनिट होता है स्पेसिफिक हीट का, वो होता है दोस्तों जूल पर डिग्री सेल्सियस केजी। क्या होता है, जूल पर डिग्री सेल्सियस केजी। दिस इज द एसआई यूनिट, याद रखना किसका, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। और सीजीएस यूनिट क्या है, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, याद रखना ये चीज। अब यहां पे आप देखोगे एक चीज नजर आ रहा है, यहां पर आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये मेरे पास एक फिगर है। ये फिगर अगर आप देखोगे, एक फिगर अगर आप देख पा रहे हो, यहां पे बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ यहां पे, ठीक है। तो मेरे पास ना 3 बॉल है, एक आयरन का बॉल है, एक कॉपर का बॉल है और एक लीड का बॉल है। 3 अलग अलग मटेरियल के बॉल है। अब ये जो बॉल्स बने हैं ये मटेरियल के बने हैं, कोई रबर बॉल प्लास्टिक बॉल नहीं है खेलने वाले, ये नॉर्मली एक मेटल के बॉल है। ये आयरन का बॉल है, मतलब ये लोहे का बॉल है, ये कॉपर का बना हुआ बॉल है और ये लीड का है। इसको तीनों को ना एक ही टेम्परेचर में मैंने हीट किया, समझ लो एक ही टेम्परेचर पे मैंने इसको गर्म किया। ठीक है, अब वो टेम्परेचर मुझे पता नहीं है, मैंने बस गर्म किया है, बहुत ज्यादा गर्म किया है, समझ लो तीनों बॉल्स को मैंने इक्वल टेम्परेचर पे गर्म कर दिया। और ये था मेरे पास एक वैक्स का लेयर, क्या था मेरे पास, वैक्स का लेयर। अब वो तीनों बॉल को मैंने एक ही साथ, इसको समझ लो जैसे कि मैं यहां पे आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं कि समझ लो ये आयरन बॉल पहले यहां रखा गया था, ये कॉपर बॉल पहले यहां रखा गया था और ये जो लीड बॉल है ये यहां पे रखा गया था। मतलब तीनों बॉल को मैंने सेम टेम्परेचर पे गर्म किया और तीनों को एक ही साथ वैक्स के ऊपर रखा। तो ऑब्वियसली जब बॉल गर्म होंगे तो वो वैक्स को पिघला के अंदर घुसेंगे। तो ये आयरन जो बॉल था वो धीरे धीरे पिघला के कहां तक घुसा, यहां तक घुसा। जो कॉपर बॉल था वो इस वैक्स को पिघला के कहां तक घुसा, यहां तक घुसा। और ये जो बॉल था लीड वाला, ये पिघला के यहां तक घुसा। तो यहां पे अगर आप देखोगे, ये डायग्राम को ही सिर्फ देखोगे तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगा कि यहां पे सबसे ज्यादा जो पिघलने वाला बॉल है वो कौन सा है। पिघलने वाला बॉल मतलब पिघलाने वाला, नॉट पिघलने वाला, मतलब वैक्स को पिघलाने वाला जो बॉल है वो है आयरन। तो इससे एक चीज क्या पता चला बताओ, कि आयरन जो है वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि हमने तो तीनों बॉल को एक ही टेम्परेचर पे रखा। करेक्ट है कि नहीं, हमने जो तीनों के तीनों बॉल है उसको एक ही टेम्परेचर पे रखा। लेकिन सबसे ज्यादा गर्म कौन हुआ, सबसे ज्यादा गर्म ये हुआ आयरन। क्यों गर्म हुआ, तभी तो भैया ये पिघला ज्यादा रहा है ना, क्योंकि इसके अंदर गर्मी ज्यादा है। तो मतलब आयरन के पास हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी ज्यादा है, मतलब स्पेसिफिक हीट जो आयरन की रहेगी वो ज्यादा होगी, स्पेसिफिक हीट ऑफ जो कॉपर है वो थोड़ी कम रहेगी और स्पेसिफिक हीट ऑफ लीड जो रहेगी वो और कम रहेगी। इसीलिए तो ये तीनों अलग अलग पर्टिकुलर पोजीशन पे है। सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट इसकी ज्यादा है आयरन की, इसीलिए इसने ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब किया और ज्यादा बार ये जो क्या नाम है वैक्स को पिघलाया। इसकी थोड़ी कम थी, इससे थोड़ा कम पिघला, इससे कम था। तो ऐसे और भी दुनिया में जितने भी मटेरियल होंगे सबका अपना अपना एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा और उसके हिसाब से वो हीट को एब्जॉर्ब करते होंगे। करेक्ट है। अब यही जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, यहां पे हम लोग लिखेंगे कि द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय
अगर आपको कोई पूछता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है और उसका बताओ कि उसने कितना हीट को एब्जॉर्ब किया, तो कैसे निकालोगे? तो इसका एक फॉर्मूला बनता है, बहुत साधारण सा, सिंपल सा। तो द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय एनी ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय m मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय डेल्टा t, मतलब mc डेल्टा t। तो यहां पे m क्या रहेगा? उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मास। c क्या रहेगा? जैसे मैंने बताया, c क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो जो भी ऑब्जेक्ट है, समझ लो आयरन है, तो आयरन का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो होती है 0.110। तो ये आपके बुक में बहुत सारे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया होता है, और जब भी न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया रहेगा, आपको गिवन में ही, क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। तो जैसे कि आपका कॉपर हो गया तो 0.095 हो गया, उसके अलावा सिल्वर है 0.056 हो गया। तो ऐसे अलग अलग टाइप के जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो दी रहती है। तो आपको मास दिया रहेगा, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वजन दिया रहेगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया रहेगा, और डेल्टा टी का मतलब होता है चेंज इन टेंपरेचर, मतलब जो फाइनल टेंपरेचर रहेगा उसको इनिशियल टेंपरेचर से माइनस कर दो, यानी T2 माइनस T1 रहेगा। तो यहां पे फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज m मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, एंड दिस इज द फॉर्मूला व्हिच इज यूज्ड इन द न्यूमेरिकल्स टू सॉल्व एंड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब ऑफ ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको बहुत इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो बस यही था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपको 3 बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दिया है। हमने बहुत सारी चीज पढ़ ली, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ ली, इसके पहले हमने देखा क्या देखा? हमने यूनिट ऑफ हीट देखा, और इसके पहले हमने क्या देखा? जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक था जिसका नाम है दोस्तों ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। तो पूरा ह्यूमिडिटी, पूरा ड्यू पॉइंट पूरा क्लियर हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी हमारा क्लियर हो गया। तो इसी के साथ आज का वीडियो मेरा समाप्त होता है। अब बस इस चैप्टर में कुछ ही इंपॉर्टेंट चीज बताएं, जैसे बचा है हीट एक्सचेंज बचा हुआ है, और उसके पीछे कुछ न्यूमेरिकल। तो एक बहुत ही छोटा सा लेक्चर होगा अगला, यानी लेक्चर नंबर 3, जिसमें ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग आने वाले दिनों में लेक्चर्स फटाफट डाल के पूरा ये एंटायर साइंस नया बैच वाला भी कंप्लीट कर देंगे, और फिर आप लोग तैयार रहना वन शॉट LMR लाइव रिवीजन के लिए। आपको बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा, ठीक है? तो ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और पहली बार अगर चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है दोस्तों? तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।